में पांचों का घर था। इनमें से कुछ दोस्त गरीब थे, कुछ अमीर थे, लेकिन इनकी दोस्ती सबके ठीक ठाक थी, सब कुछ सही चल रहा था। तभी 18 मई की रात को इन 5 दोस्तों में से एक दोस्त, जिसका नाम हेमंत था, हेमंत 18 मई वो अपने फादर से लगातार कह रहा था, उसके फादर एक सरकारी मुलाजिम थे और सिंचाई विभाग में एक अफसर थे। तो उन्हीं का बेटा हेमंत अपने फादर से कई बार कह रहा था कि उसे एक बाइक चाहिए, एक बाइक दिला दीजिए। फादर मना कर रहे थे, लेकिन बच्चे की जिद थी, इकलौता बेटा था, मानते भी काफी थे, लाड प्यार काफी था। तो उन्होंने हेमंत की जिद को पूरी करने के लिए आखिरकार 18 मई को उसने कहा कि मैंने एक बाइक देखी है, सेकंड हैंड, 40,000 रुपए में मिल रहा है, कागज भी सब कुछ ओरिजिनल है, असली है। तो बेटे के प्यार के आगे बाप हार गए और उन्होंने 40,000 दिए। उन्होंने कहा जाओ जाकर तुम बाइक ले लो। अब हेमंत अपने एक दोस्त के साथ, उस दोस्त का नाम था हनी दुबे, ये सब 5 दोस्त में 2 दोस्त थे ये, तो उनके साथ बाइक पर बैठ कर जाता है। 40,000 रुपए उसके पास थे, लेकिन रात वो लौटता नहीं है। फादर परेशान, बेटा लौटा नहीं बाइक लेकर। इसके बाद वो इधर उधर ढूंढते हैं, फिर उसके दोस्त से पूछते हैं, तो कहता है अंकल वो तो बाइक लेकर चला गया, मुझे अपने घर छोड़ गया। अब उन्हें बड़ी फिक्र होती है, इधर उधर पूछते हैं, कहीं हेमंत का सुराग नहीं मिलता। आखिरकार वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखा देते हैं कि मेरा बेटा 40,000 रुपए लेकर निकला था, उसके बाद से उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। अब पुलिस रिपोर्ट तो लिख लेती है, लेकिन वही ये शुरुआत में कि कहीं इधर उधर होगा, 40,000 लेकर के घूमने निकल गया होगा, नई बाइक ली है। ये सब चीज चलती रही। अगला दिन आ गया 19 मई 2017। अचानक हेमंत के फादर के मोबाइल पर एक कॉल आता है, और हेमंत के ही मोबाइल से, और कहते हैं कि तुम्हारा बेटा हमारे पास से 50 लाख रुपए दे दो तो उसे छोड़ देंगे, वरना जान से मार देंगे। हेमंत के फादर घबरा जाते हैं, वो डन कर लेते हैं कि ठीक है हम पैसे दे देंगे। लेकिन फोन को रखते ही वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और जाकर सारी बात बता देते हैं। अब पुलिस थोड़ी परेशान होती कि यह मामला किडनैपिंग का है। जो हेमंत के फादर के मोबाइल पे फोन आया, उन्हीं के बेटे के नंबर से किया गया था। पुलिस ने जब ट्रेस किया तो पता चला कि ये नंबर इंदौर का है, कॉल इंदौर से किया गया। पुलिस की फौरन एक टीम को इंदौर रवाना कर दिया गया। अब इधर पुलिस छानबीन कर रही है, पुलिस सारी चीजें पता कर रही है। पता चला कि इसमें से 5 दोस्त थे, एक दोस्त तो साथ में था, बाकी 3 भी टच में थे। पुलिस ने हर दोस्त से पूछताछ की। अब उनमें से एक दोस्त नहीं मिल रहा था, और वो था ऋतिक। पुलिस को लगा कि ये ऋतिक कहाँ है। फिर पुलिस को लगा कि हेमंत उसका दोस्त है, उसी के पास उसका फोन, कहीं ऋतिक ने तो कुछ नहीं किया। अब ऋतिक जो है वो शक के घेरे में है। पुलिस ने कहा कि ऋतिक का गायब होना, हेमंत का नहीं होना, हेमंत के मोबाइल से कॉल आना और इंदौर से कॉल किया जाना, और सारे दोस्त तो मौजूद हैं, ऋतिक गायब है। अब दोनों पॉसिबिलिटी है, ऋतिक भी हो सकता है उसके साथ गायब हो गया हो, या ऋतिक ने ही गायब किया और फिर ऋतिक गायब हो गया है। खैर पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही होती है, ऋतिक के ऊपर शक है। लेकिन तभी 19 मई को अचानक इसी गुना के पास एक जंगली इलाके में एक जली हुई लाश मिलती है। किसी राहगीर ने खबर की पुलिस को, पुलिस पहुंचती है। लाश पूरी तरह से जली नहीं थी, लाश की शिनाख्त हो गई। पता चला ये लाश ऋतिक की है, जिसको लेकर पुलिस शक कर रही थी कि शायद हेमंत की गुमशुदगी में इसका हाथ है। अब ऋतिक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस को लगा कि जिसके ऊपर शक था उसी की लाश मिल गई। हेमंत का कोई सुराग नहीं, ना उसकी लाश मिल गई। अब हेमंत के घर वाले भी घबरा गए कि उसके एक दोस्त परेशान, इन्हीं चीजों को लेकर, इन्हीं सवालों को लेकर। हेमंत का कोई सुराग मिल नहीं रहा है। अब पुलिस फिर दोस्तों से पूछताछ करती है, क्योंकि सारे दोस्त बड़े करीबी थे, आपस में एक साथ रहते थे। अच्छा, इन 5 दोस्तों में से जो हेमंत था वो नवी पास था, लोकेश जो था वो 10वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया, ऋतिक जो था वो 10वीं के बाद उसने भी स्कूल छोड़ दिया, हनी दुबे जो था वो भी 10th में था, और एक और दोस्त था। ये जो 5वां दोस्त था ये सब साला पढ़ा लिखा था। तो पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है। एक लाश मिलने से यहां गुना में हड़कंप मचा हुआ है, इधर उधर ढूंढ रही है। अब पुलिस शक कर रही है बाकी बचे 3 दोस्तों पर कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अच्छा, इत्तेफाक से हुआ ये कि जो ऋतिक की जब लाश मिली तो उसके थोड़ी दूरी पर ही एक फोन भी मिला, और वो फोन हेमंत का था। अब यहां पे कहानी में ट्विस्ट कि शायद इंदौर से फोन करने वाला वाकई ऋतिक था, वही रैंसम मांग रहा था। तो अब ये हुआ कि ये अकेले तो हो नहीं सकता, और भी दोस्त तो शामिल नहीं है। तो अब रडार पे आते हैं ऋतिक के बाद एक तो हनी दुबे जो उस रात बाइक पर सवार था, और इसके अलावा एक लोकेश लोढ़ा नाम का दोस्त इनका। अब पुलिस हनी दुबे और लोकेश लोढ़ा से पूछताछ करती। दोनों बताते हैं कि अंकल हम तो, उसने बताया कि मैं उस रात गया था 18 मई को, लेकिन उसके बाद बाइक लेकर वो चला गया, मैं अपने घर आ गया। लोकेश ने कहा मुझे कोई जानकारी नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन पुलिस ने इन लोगों पे कहा कि कुछ ना कुछ शक है। अब 19-20 मई की तारीख आ गई। पुलिस के सामने अब एक और नई चीज आ जाती है, और पुलिस खुद उलझ जाती है कि ये हो क्या रहा है। ऋतिक की लाश मिलने के अगले ही दिन
अब लोकेश लोढ़ा की लाश मिलती है वहीं गुना में एक जंगल में, और ठीक उसी तरह जली हुई, गला उसका कटा हुआ किसी बोतल से, और ऐसे ही गले पे मार्क थे ऋतिक के भी। तो कत्ल का तरीका एक था, लाश मिली। अब पुलिस परेशान, और पुलिस के सामने दिक्कत ये कि जिन जिन पर शक हो रहा है उनकी लाशें मिल रही हैं। ये मामला क्या है, माजरा क्या है। अब 2 लाशें 2 दोस्तों की मिल चुकी, और जहां से ये कहानी शुरू हुई, जो पहला दोस्त जो गायब हुआ 18 मई की रात को, हेमंत, उसका कोई अता पता नहीं, कोई सुराग नहीं कि वो है कहां। अब इधर 2 दोस्तों की लाश मिलने के बाद गुना में लोगों को भी गुस्सा बढ़ गया, पुलिस के ऊपर भी वो बेपरने लगे। इधर हेमंत के घर वाले भी जो हैं, उनके माँ बाप भी पुलिस को लेकर गुस्सा थे कि उनका बेटे का कोई सुराग पुलिस ढूंढ नहीं रही है, और उस उल्टे उसके दोस्तों की एक लाश मिल रही है। 2 लाशें मिल चुकी, हेमंत का कुछ पता नहीं है। अब पुलिस ने अपने सारे घोड़े खोल दिए इस केस को सुलझाने के लिए, इधर उधर से बहुत सारी तफ्तीश की। अब पुलिस को फिर शक आता है, शक आकर रुक जाता है 2 और दोस्तों पर, जो 5 दोस्त में से 2 बचे थे, एक हनी दुबे और एक और 5वां जो सबसे पढ़ा लिखा था। उस 5वें दोस्त से पहले पूछताछ होती है। वो आता है, वो बताता है क्या हम दोस्त हैं, मिलते हैं जुलते हैं, लेकिन उसकी सारी लोकेशन 18 की, 19 की, 20 की, ये सारी लोकेशन जो उसने बताया वो मैच कर गया, और पुलिस को लगा कि ये सच बोल रहा है। उसके मोबाइल और बाकी चीज़ों से भी कोई ऐसी जानकारी मिली नहीं। तो पुलिस की नज़र में वो शक के दायरे से बाहर हो गया था। अब सिर्फ बचा विकास, वो हनी दुबे। अब ये नाबालिग, लेकिन आखिरी वक्त में हेमंत के साथ यही, पुलिस ने उससे पूछताछ की, उसने फिर वही कहानी दोहराई, कोई सुराग नहीं मिल रहा। इसी दौरान में कहीं से पुलिस को पता चलता है कि जो हनी दुबे है, इसकी मां से पूछताछ करो, शायद केस खुल जाए। पुलिस ने हनी दुबे की मां के अब प्रोफाइल और मां की सारी चीजों को चेक करना शुरू किया। पता चला कि उसकी मां पावरफुल है, बड़े बड़े लोगों का आना जाना है, कई बैड जो एलिमेंट्स हैं क्रिमिनल, उनका भी उनके घर पर आना जाना है। और कई बार तो ऐसा हुआ कि एक बार हेमंत कहीं जा रहा था शायद, और अपने दोस्त के साथ, और ट्रैफिक वाले ने चालान काट दिया, उसके दोस्त की स्कूटर जब्त हो गई। उसने मां को बताया, हनी मां के दुबे ने फोन किया और गाड़ी छूट गई, तो बड़ा खुश हुआ। और हेमंत का हनी दुबे के घर आना जाना था। अब जब ये सारी जानकारी मिली और कोई सुराग और सिरा मिल नहीं रहा, तो पुलिस ने कहा कि अब हनी दुबे और उसकी मां पूनम दुबे, इनसे पूछताछ की जाए तसल्ली से, क्योंकि 2 लाश मिल चुकी है, बाकी का सुराग नहीं। अब उसके बाद इन दोनों को बुलाकर पूछताछ शुरू की गई। दोनों शुरू से सब कुछ नकारते रहे, लेकिन फिर पुलिसिया तफ्तीश में सब कुछ सामने आ गया। एक ऐसी कहानी जिसमें तमाम उतार चढ़ाव, मोड़ पेचो खम थे। और इन दोनों से पूछताछ के बाद गुना के उन्हीं जंगलों के इलाके में पुलिस की टीम एक बार फिर जाती है, और वहां अलग अलग जगहों पर कुछ लाश के टुकड़े मिलते हैं, वैसी जली हालत में, गले पे कट का निशान। उस लाश की शिनाख्त होती है हेमंत के तौर पर, जो 18 मई को गायब हुआ था। तो अब 3 लाश मिल चुकी थी, 3 दोस्तों की लाश, और तीनों नाबालिग थे। और जो चौथा जिसको पुलिस, हनी दुबे जिसको पकड़ा था, वो भी उस वक्त नाबालिग था। अब उसकी मां और उससे फिर पूछताछ हुई। इसके बाद इन दोनों ने पूरी कहानी सुनाई। खासतौर पर कुछ कहानी ऐसे थे, कुछ कहानी के पन्ने जो सिर्फ मां जानती थी, कुछ जो सिर्फ बेटा जानता था। उन दोनों के पन्नों को जब जोड़ा गया तो कहानी कुछ यूं बनी। पूनम दुबे अपने पति से अलग रहती थी, अपने बेटे हनी दुबे के साथ गुना में। उसे पैसों का काफी लालच था, पैसे ज्यादा थे नहीं, पर वो अच्छी जिंदगी जीना चाहती थी। बेटा उसका हनी दुबे स्कूल में पढ़ रहा था। इसी दौरान में उसने देखा कि उसके घर के कुछ दूरी पर हेमंत रहता है। हेमंत के पिता सिंचाई विभाग में अफसर थे, ठीक ठाक पैसे थे, घर की माली हालत अच्छी थी। तो उसे लगा कि ये लोग पैसे वाले हैं। अनजाने में, अब यहां देखिए रिश्तों और जुर्म का कैसा खेल होता है, उसने कहा कि इस हेमंत के घर वालों से दोस्ती करनी चाहिए। अब हेमंत की उम्र उसके बेटे की उम्र के बराबर थी। उसने अपने बेटे हनी दुबे को अनजाने में कहा कि तुम थोड़ा अच्छे दोस्तों से दोस्ती रखा करो, जैसे ये लड़का है हेमंत, इससे मिला जुला करो। अब हनी दुबे को लगा ठीक है, हनी जाकर हेमंत से मिलने लगा, फिर दोनों में दोस्ती हो गई। अब हेमंत के कुछ और दोस्त थे, जैसे लोकेश, ऋतिक, एक और, तो उनके दोस्त फिर कॉमन फ्रेंड हो गए। अब धीरे धीरे इन 5 दोस्तों की एक मंडली बन गई, ये आने जाने लगे। इस दौरान में अब दोस्ती हुई तो कई बार पूनम भी हेमंत के घर गई, लोकेश के भी घर गई, और हेमंत भी अब हनी के घर आने लगा। और यही कहानी शुरू हुई। बेटे को अनजाने में उसने एक साजिश का पहले मोहरा बनाया, हेमंत से दोस्ती कराई, और असली नजर उसकी कहीं और थी। अब हेमंत से दोस्ती हुई तो बीच में हेमंत घर आने लगा। एक बार वो अपने दोस्त के साथ जा रहा था, और जब पुलिस ने पकड़ा, गाड़ी छुड़वा दी, तो बड़ा और ज्यादा प्रभावित हो गया कि हनी की मां बड़ी पावरफुल है। अब हेमंत घर आने लगा। जब घर आने लगा तो यहीं पे पूनम ने हेमंत को
एक साजिश के दूसरे मोहरे के तौर पर फंसाना शुरू किया और हेमंत के साथ उसने रिश्ते बनाए, अपने ही बेटे के दोस्त के साथ जो नाबालिग है। अब हेमंत इसके बाद बार बार घर आने लगा। ये बात बाद में हनी दुबे ने भी महसूस किया कि मेरा दोस्त मेरे पीछे में घर आता है, माँ से मिलता है। उसे शक हो गया अपने दोस्त पर कि उसकी माँ, उसकी और मेरी माँ के बीच में कोई संबंध है। तो अब उसको लेकर हेमंत से वो थोड़ा गुस्सा होने लगा। इस दौरान में हेमंत की अमीरी का फायदा पूनम ने यूं उठाया कि उससे कभी पैसे मंगाती, कभी कोई जेवर मंगा लेती कि पैसे नहीं है। वो अपनी माँ के और घर की बाकी जेवर वेवर चुराने लगा और चुरा कर जाकर जौहरी को बेचता और पैसे लाकर पूनम को दे देता। तो ये सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी दौरान अब 18 मई, अभी तक माँ का कोई रोल नहीं है, सिर्फ उसका यह है कि उसको दौलत चाहिए और उसने अपने बेटे को अनजाने में दोस्ती कराई और उसकी मकसद उसका कुछ और था। 18 मई को अब बाइक लेने के लिए हेमंत अपने बाप से 40,000 लेकर निकलता है। ये बात हनी दुबे को पता थी कि वो बाइक खरीदेगा, अपने दोस्तों में शेयर किया। उसने कहा चल मैं भी चलूंगा, उसने कहा ठीक है। अब वो बैठा, दोनों साथ गए। रास्ते में अब हनी को ख्याल आ रहा है कि मेरे घर आता है, मेरी माँ के साथ इसके संबंध है, गुस्से में था ही था। और दूसरा फिर उसने देखा कि इसके पास 40,000 रुपए कैश है, क्यों ना इसे मार डाले। फिर इसके बाद इसने अपने कहा कि चलो एक पार्टी करते हैं। अपने दोस्तों को इसने बुलाया एक जगह पे और इन लोगों ने कुछ बियर वियर पी। ये 4 दोस्त थे वहां पर, 5वां जो बेहद पढ़ा लिखा था वो नहीं आया। इसके बाद इन्होंने बियर वियर पी और इसी दौरान में जो नाबालिग हनी दुबे, इसने बियर की खाली बोतल से मौका देखते ही हेमंत के सर पे वार किया, खूब मारा और फिर टूटी हुई बोतल से उसका गला काट दिया। फिर उसके बाद वो पेट्रोल लेकर आया और उसने लाश को आग लगा दी। अब बाकी 2 दोस्त थे, लोकेश और ऋतिक, वो देख रहे थे। ये सब करने के बाद वो घर गया। घर जाकर उसने अपनी मां को बताया। पैसे भी उसके पास थे 40,000। अब यहां पे एक अच्छी मां का फर्ज ये था कि पहले तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करती, बताती कि उनके बच्चों ने क्या जुर्म किया, लेकिन अब मां कहती कि कोई बात नहीं, अब यहां से आगे का रास्ता मैं दिखाऊंगी। तो इसके बाद वो फिर से कहती कि उस लाश को ठीक से जलाना है और पेट्रोल लेकर बोलती जाओ। और सब कुछ करने के बाद अब वो जो बाकी 2 दोस्त और हैं उनसे कहती है कि अब तुम लोग अपना मुंह मत खोलना, ये मर चुका है, पता नहीं चलेगा, लेकिन हम इसकी लाश से भी और पैसे कमा सकते हैं। अब हम इसके बाप को फोन करेंगे और 50 लाख रुपए रैंसम मांगेंगे फिरौती। उसके बाद वो ऋतिक को हेमंत का मोबाइल दे देती है और कहती तुम यहां से निकलो और इंदौर जाओ। और ये सारी चीजें दरअसल उसके दिमाग में कि कहां से कॉल करना है, कहां पे लाश फेंकनी है, कब फोन करना है, फोन को कहां रखना है, ये सब सीरियल देख देख कर आइडियाज आए थे, खासतौर पर क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया। तो उसके बाद उसने ऋतिक को भेज दिया इंदौर। वो इंदौर जाता है और इंदौर जाकर हेमंत के बाप को फोन करता है और कहता है कि हेमंत हमारे पास है, 50 लाख रुपए दे दो। वो पुलिस में पहुंच जाते हैं। फोन करने के बाद अब ऋतिक वापस लौट आता है गुना। वापस आने के बाद इधर जब वो लौटता है, लोकेश जो इनका दोस्त है वो कहता है कि सुनो, मुझे तुम लोगों को भरोसा नहीं है कि बाद में तुम पैसे दोगे कि नहीं, इसलिए मुझे अभी पैसे चाहिए रैंसम के, तुम लोग दे दो और वरना मैं पुलिस को सब बता दूंगा। अब जब ये बात हनी सुनता है, उसकी मां को पता चलता है, तो वो ऋतिक को अपने साथ मिला लेता है और लोकेश को कहता है अच्छा चल मैं तुझे समझाता हूँ। फिर वो लोकेश को जंगल में ले जाते हैं, वहां उसको भी शराब पिलाते हैं, बियर पिलाते हैं और लोकेश को मार डालते हैं ताकि वो पुलिस तक ना चला जाए। मारने के बाद उसको भी उसकी लाश जला देते हैं। लाश जलाने के बाद अब ये वापस आ रहे हैं माँ बेटे और बचा आखिरी ऋतिक। अब उन्हें अचानक ख्याल आता है कि 2 कत्ल तो हो चुका, चश्मदीद अब एक ही है बाहरी और वो है ऋतिक, और इधर माँ बेटे हैं, ये दोनों एक दूसरे की पोल खोलेंगे नहीं। माँ बेटे आंखों आंखों में इशारा करते हैं, वापसी में मौका देखते ही ऋतिक पे भी वैसे ही वार करते हैं और ऋतिक को भी मार देते हैं। इस तरह एक कत्ल को छुपाने के लिए 2 कत्ल और करते हैं, कुल 3 कत्ल। और फिर ये लोग लौट आते हैं, लेकिन पुलिस चूंकि शक हो रहा था और आखिरी बार वही था हेमंत के साथ हनी, इसलिए माँ बेटे से सख्ती से पूछताछ होती है और फिर ये सारी कहानी सामने आती है। तो जिस जिस पे शक हुआ उसका कत्ल होता गया। एक कत्ल बेटा करता है, माँ के पास जाता है और माँ उसे आगे का रास्ता बताती है कि कैसे पुलिस को चकमा देना है और वो माँ खुद उसमें शामिल होती है। अब पुलिस जो है 5वें दोस्त को क्लीन चिट दे देती है और हनी दुबे और उसकी माँ पूनम दुबे को गिरफ्तार कर लेती है। मेन अक्यूज बनाती है हनी दुबे को और को अक्यूज्ड पूनम दुबे को। इसके बाद 5 साल तक ये मुकदमा चलता है। 5 साल तक मुकदमा चलने के बाद अभी चंद रोज पहले, कुछ दिन पहले, वहां की निचली अदालत का फैसला आता है और निचली अदालत हनी दुबे और उसकी मां पूनम दुबे को उम्र कैद की सजा सुनाती है, लाइफ इंप्रिजमेंट। क्योंकि जब जुर्म हुआ तब हनी की उम्र 17 साल के करीब थी, नाबालिग था। लेकिन अदालत ने अपना फैसला सुनाते वक्त कहा कि जुर्म करते वक्त जो उसने किया, हम सिर्फ उसका उम्र नहीं देखेंगे,
बल्कि हम देखेंगे कि ये जुर्म कितना गंभीर था और एक के बाद एक जिस तरीके से उसने 3 कत्ल किए और पुलिस को उलझाने के लिए तमाम साजिश रची, ये एक मैच्योर्ड दिमाग, किसी बच्चे के दिमाग की उपज नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कि वो एक जो हार्डकोर क्रिमिनल है, तो सिर्फ उम्र देखकर हम उसको 3 साल की सजा नहीं दे सकते, बल्कि उस जुर्म की गंभीरता को देखते हुए सही है कि उसे उम्र कैद की सजा दी जाए। और इसी के बाद अदालत ने मां बेटे को उम्र कैद की सजा दी। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। आज की कहानी मुंबई की कहानी है, नवी मुंबई की, और ये कहानी सिर्फ साल भर पुरानी है। बात 30 जुलाई 2021 की है। नवी मुंबई, नवी मुंबई में एक जगह है जहां पर एरोली, ये एरोली एक तरह का एक सेक्टर्स पूरा बटा हुआ है और पॉश इलाका है एरोली, नवी मुंबई में। तो इसी एरोली इलाके के एक अपार्टमेंट में राजेश कुमार नाम के एक इंजीनियर रहा करते थे। साथ में उनकी पत्नी लक्ष्मी और एक 15 साल की बच्ची गुड़िया। ये तीनों रहा करते थे। खुशहाल परिवार, राजेश की अच्छी खासी नौकरी, बड़ी कंपनी में, सब ठीक चल रहा था। गुड़िया जो है वो अब 12वीं के बाद डॉक्टर बनना चाहती थी और इसीलिए वो तैयारी कर रही थी और उसके लिए अब जो नीट का एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन कर रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन 30 जुलाई 2021 2:39 पर 2:39 एक मैसेज आता है 3 लोगों को। एक राजेश कुमार को, एक जो राजेश कुमार के साले हैं शैलेश उनको, और एक शैलेश की वाइफ को। 2 लाइन का एक व्हाट्सएप मैसेज था। 2:39 दोपहर का वक्त। मैसेज में लिखा था कि मैंने सब कुछ करने की कोशिश की मगर अब मैं छोड़कर जा रही हूं। मैंने सब कुछ करने की कोशिश की मगर अब मैं छोड़कर जा रही हूं। बस ये 2 लाइन का मैसेज था और ये मैसेज भेजने वाली थी लक्ष्मी, यानी कि इंजीनियर राजेश कुमार की वाइफ। 2:39 3 लोगों को भेजा। जैसे ही ये मैसेज राजेश ने पढ़ा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें लगा ये क्या। उन्होंने वापस पलटकर लक्ष्मी के मोबाइल पे कॉल किया लेकिन कोई कॉल उठा नहीं रहा है। फिर उन्होंने अपने साले को फोन किया, शैलेश को। उन्होंने कहा ऐसे मैसेज। उसने कहा कि मेरे पास खुद अभी मैसेज ही पढ़ रहा हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब शैलेश भी चूंकि इसी इलाके में रहता था और राजेश का दफ्तर थोड़ा दूर था, तो राजेश ने कहा कि तुम फौरन घर भागो। शैलेश भागता हुआ घर गया। घर जाने के बाद उसने देखा कि गुड़िया बाहर दरवाजे के बाहर रो रही है और दरवाजा अंदर से लॉक है। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, अपनी बहन लक्ष्मी को आवाज दी, बट कोई फायदा नहीं, अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं। राजेश को लगा कि कुछ गड़बड़ है। इसी के बाद उसने फौरन 100 नंबर पर पुलिस को कॉल कर दिया और कॉल करने के बाद कहा कि मैं ऐसे ऐसे एरोली से बोल रहा हूं और मेरा नाम शैलेश है और एक मेरी बहन है लक्ष्मी, और उसने हमें 2:39 पर एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा है और अब मैं घर पे हूं। मेरी भांजी बाहर है, सिस्टर कमरे के अंदर है, लेकिन दरवाजा नहीं खोल रही है, दरवाजा लॉक्ड है। पुलिस भी ये सुनकर लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करती है। इसके बाद लोकल पुलिस से 3 पुलिस वाले फौरन एरोली के इस इलाके पे, इस पते पे पहुंचते हैं। वहां आकर देखते हैं तो शैलेश उन्हें मिलता है। वो ले जाता है दरवाजे तक, बताता है ये अपार्टमेंट है। अब वहां ले जाने के बाद पुलिस तमाम कोशिश करती है। वो दरवाजा ऐसा था जो अंदर से लॉक था और बाहर से भी वो जैसे होटल में दरवाजा होता है, एक बार अंदर से अगर हो गया तो बाहर से चाबी से खोल सकते हैं, लेकिन उसकी चाबी भी अंदर थी। अब पुलिस वाले ने पहले कोशिश की लेकिन वक्त बड़ा कीमती था क्योंकि एक मैसेज आया था, कुछ भी हो सकता था। पुलिस वालों ने घर वालों की रजामंदी और पड़ोसियों की मौजूदगी में ये तय किया कि इस दरवाजे को तोड़ना है। इसके बाद सबने कहा बिल्कुल, दरवाजा तोड़ा गया। जो डर था वही हुआ। अंदर लक्ष्मी की लाश पड़ी थी। अब जैसे ही शैलेश ने देखा वो रोने लगा। इधर गुड़िया ने अपनी मां की लाश देखी, रोने लगी। तब तक थोड़ी देर में राजेश कुमार वो भी पहुंच गए घर। उनकी भी अजीब हालत है। अब पुलिस ने तमाम लोगों से जो शुरुआती पूछताछ की, उसके बाद लाश को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। अब पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि पति पत्नी के बीच बहुत अच्छा रिश्ता था, दोनों में बड़ा प्यार था, घर की आर्थिक हालत भी वो खराब नहीं थी। एक बेटी थी, वो मेडिकल की तैयारी कर रही थी। जो शैलेश है, साले साहब से भी पूछा, उन्होंने भी अपने जीजा या किसी के बारे में कोई ऐसी बात नहीं की। पड़ोसियों ने भी कहा बड़ा अच्छा परिवार है। पुलिस को लगा फिर वजह क्या हो सकती है। सुसाइड नोट कमरे से कोई मिला नहीं, सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज था। खैर, पुलिस ने अपनी तफ्तीश रखी और ये मानकर चला कि ये एक सुसाइड है। अब लाश भेज दी गई थी पोस्टमार्टम की। 2 दिन बीत गए। 2 दिन तक पुलिस यही मानकर बैठी रही कि एक सुसाइड का केस है, रिपोर्ट आ जाएगी, क्लोज कर देंगे। और फैमिली में से किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं किया किसी के बारे में कि लक्ष्मी की मौत के लिए जिम्मेदार है, तो सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन 2 दिन के बाद, यानी कि ये जुलाई का मामला था, अगस्त, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और पुलिस हैरान हो जाती है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि लक्ष्मी की मौत गला घोटने से हुई। ये एक मर्डर है, हैंगिंग से नहीं हुई है, गला घोट कर उसे मारा गया। अब पुलिस के लिए यह बड़ी अजीब बात थी, क्योंकि पुलिस खुद मौजूद थी मौका वारदात पर। उसने देखा कि कमरे का दरवाजा उसने खुद तोड़वाया, कमरा अंदर से लॉक, और इसके अलावा और कोई आने जाने का रास्ता नहीं। तो फिर कोई कैसे गला घोट कर कमरे को अंदर से बंद कर सकता है? याद कीजिए, यही चीज सुशांत सिंह राजपूत केस में भी था कि कमरा अंदर से बंद था और वैसे ही लॉक था जैसे होटल में होता है, जैसे इस केस में। तो खैर कमरा अंदर से बंद था, लेकिन अब पुलिस के लिए कि ये तो मर्डर है, गला घोट कर मारा गया। अब पुलिस ने अपनी जांच की दिशा बदली, फिर से जो है पूरे मामले में हर एंगल से जांच करने का फैसला किया। अब पूछताछ शुरू हुई, लेकिन ऐसा कोई क्लू, ऐसा कोई सबूत नहीं मिल रहा। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया जो इस अपार्टमेंट के इर्द गिर्द आए जाए। हैरानी की बात यह थी कि उस वक्त जब ये इंसिडेंट हुआ 2:39 पे मैसेज था। 2 बजे से लेकर 3 के दरमियान या दोपहर 12 से लेकर 3 के दरमियान जितने भी कैमरे थे उनमें कहीं से भी ये नजर नहीं आया कि इस घर में कोई बाहर से आया है या इस घर से कोई बाहर के लिए निकला है। अब कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, फिर कत्ल किसने किया? पुलिस परेशान, तमाम तरह से वो अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है, लेकिन कातिल का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। राजेश को भी हर तरह से खंगाल लिया, उसके लक्ष्मी के भाई को भी, कुछ पड़ोसियों से भी। उन्होंने कहा कि हमारी किसी से दुश्मनी भी नहीं है। इधर सदमे से थोड़ी थोड़ी उभरी जो 15 साल की नाबालिग बच्ची गुड़िया, उससे भी पुलिस ने पूछा। उसने यही कहा कि माँ घर पे थी, मैं भी घर पे थी। खाना खाने के बाद अचानक माँ जो है कमरे में गई और बंद कर ली, और उसके बाद मैंने कई बार आवाज दी, नहीं खुला। और उधर पति ने, भाई ने, सबने ये बताया कि हमारे पास मैसेज आया। अब एक चीज में पुलिस श्योर थी, और वो ये कि 2:39 से पहले 1 घंटा और 2:39 के बाद 1 घंटे कोई इस घर में नहीं आया और न कोई इस घर से बाहर गया। जो गुड़िया का बयान था खाना खाने का वक्त और टाइम, उसके हिसाब से पुलिस ने अंदाजा लगाया कि करीब करीब 1:30 बजे तक लक्ष्मी जिंदा थी। जो कुछ हुआ 1:30 के बाद हुआ, 1:30 से 3 के दरमियान हुआ। अब हर कैमरे को खंगालने के बाद जब यह कंफर्म हो गया कि इस घर में कोई बाहर से नहीं आया, न इस घर से कोई बाहर निकला, तो सवाल यह कि घर के अंदर सिर्फ 2 लोग, एक लक्ष्मी और एक 15 साल की उसकी नाबालिग बच्ची। तो क्या नाबालिग बच्ची अपनी मां का कत्ल करेगी? अब पुलिस खुद ही अपनी इस थ्योरी को आगे बढ़ा रही है और खुद ही मना भी कर रही है कि ऐसा नहीं है, मुमकिन नहीं है। लेकिन फिर पुलिस ने कहा कि चलो गुड़िया को टटोलते हैं। अब पुलिस ने गुड़िया के, अब तक सारे लोगों को जो रडार पे लिया था उनकी इन्वेस्टिगेशन कर ली। अब उसने कहा गुड़िया के बारे में पता करते हैं। अब गुड़िया के बारे में जो चीजें रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से पता चली, तो ये कि हाँ पढ़ती थी, लेकिन बहुत ज्यादा पढ़ती नहीं थी। मेडिकल की तैयारी कर रही थी, माँ बाप उसको अक्सर डांटते थे। नीट का जो एग्जाम है उसमें बहुत कम बच्चे बाहर निकलते हैं, तो नीट की तैयारी अच्छे से करो। और वो ज्यादातर पढ़ाई के अलावा बाकी चीजों में बिजी होती थी, जैसे मोबाइल पे, गेम पे, मूवी में। तो अक्सर माँ ज्यादा सख्त थी, आमतौर पर हर घरों में यही होता है। और माँ जो है उससे अक्सर पढ़ाई को लेकर डांटती थी, और खासतौर पर नीट की तैयारी को लेकर। ये बात गुड़िया को कई बार बुरी लगती थी, लेकिन ठीक है, हर घर में ऐसा होता है, इससे गुड़िया क्या कर लेगी? किसी का कत्ल थोड़ी करेगी, वो अपनी माँ का। पुलिस को लगा कि ठीक है, ये बड़ी नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन है। फिर पुलिस ने कहा कि चलो बाप से पूरी बात कर ली, राजेश से अपनी बेटी के बारे में। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं बताई जो केस पे रोशनी डाले। अब शैलेश से बात की, गुड़िया के मामा से। पुलिस ने पूछा कि कोई भी छोटी बड़ी बात आप बताओ। शैलेश भी अपनी बहन के कातिल को चाहता था कि पकड़ा जाए। शैलेश ने बताया कि 3 दिन पहले मेरी बहन और भांजी दोनों मेरे घर आई थी, और जब घर आई तो वहां पे कुछ देर के बाद फिर उन्होंने शिकायत की थी कि गुड़िया पढ़ नहीं रही ध्यान से, और नीट की तैयारी करनी है, वो उस पर पूरा फोकस नहीं है। तो इस बात पे माँ बेटी में बड़ा झगड़ा हुआ, और उस झगड़े के बाद वो लोग वक्त से पहले घर से निकल गए थे। अब पुलिस ने कहा कि इसमें भी ऐसी कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन फिर पुलिस को अपनी भी थ्योरी लग रही है कि कोई ना बाहरी आदमी आया है ना गया है, यही 2 लोग हैं, और 2 में से एक जिंदा है, एक की मौत हो चुकी है। फिर एक 15 साल की बच्ची है, आप उसको टॉर्चर भी नहीं कर सकते, आप उसको नाबालिग है, पुलिस स्टेशन में भी ले जाकर नहीं रह सकते। पुलिस ने कुछ इमोशनल कार्ड खेले और धीरे धीरे गुड़िया से बातचीत करनी शुरू की, बेटा बेटा करके, और ये बिल्कुल अंदाजा नहीं कि वो होगा। और फिर पुलिस ने अपनी तरफ से कि बेटा हमें सब पता चल गया, और कुछ झूठ बोले कि देखो ये सबूत मिला, तुमने ऐसा किया था, तुमने ऐसा किया था। अब उसे लगा कि मेरी राज जो है वो, मेरा राज खुल चुका है, मैं पकड़ी गई। और इसी इमोशनल और पुलिस का जो ट्रिक्स था, क्योंकि 15 साल की बच्ची को आप टॉर्चर कर नहीं सकते, काम कर गया। और गुड़िया पुलिस वालों की बातों में आ गई, और फिर उसने इकरार जुर्म किया, और फिर कहानी सुनाई। कहानी ये कि उसकी माँ हमेशा उसको नीट को लेकर डांटा करती थी, एग्जाम पढ़ाई को लेकर डांटा करती थी, हर बच्चे को जैसे माँ बाप डांटते हैं। 30 जुलाई की दोपहर को भी पढ़ाई को लेकर माँ बेटी में झगड़ा हुआ।
इसके बाद उस दिन उसकी माँ बहुत गुस्से में थी। माँ किचन में काम कर रही थी, किचन में गुड़िया आई। उसने उससे कहा कि तुम ध्यान नहीं दे रही हो, तुमको बहुत मारूंगी, और उससे पहले वो पीट भी चुकी थी। फिर अचानक माँ ने वो किचन में कुछ काम कर रही थी, चाकू हाथ में उठा लिया और कहा कि तुम अगर नीट वीट क्लियर नहीं हुआ, तुम पढ़ाई नहीं करोगे, तुमको मार देंगे इसी चाकू से। कई बार माँ बाप कोई भी चीज हाथ में, झाड़ू से लेकर कुछ होता है, डंडा, हम सब देख चुके हैं। मैं तो बहुत पिटा हूं बचपन में। तो वो कहते हैं इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन आज का दौर शायद बदल गया है। अब वो चाकू हाथ में देख के गुड़िया को लगा कि सच में मेरी माँ कहीं मार ना दे गुस्से में। इसके बाद उसने उस चाकू वाले हाथ को पकड़ के गुड़िया ने अपनी माँ को धक्का दिया। माँ नीचे गिर गई, सर दीवार पे जा लगा। दीवार पे लगा तो खून बहने लगा। अब उसे लगा कि ये क्या है। फिर उसने वहीं पे एक बेल्ट पड़ा हुआ था, उसने बेल्ट उठाया और अपनी माँ के गले में बेल्ट बांध दिया, और तब तक बेल्ट को खींचती रही जब तक कि माँ की सांसें टूट नहीं गई। अब माँ की मौत हो गई। इसके बाद वो लाश को उठाती है, घसीटते हुए ले जाती है रूम में ले जाकर रख देती है, और दरवाजा ऐसा था कि वो अंदर से नॉब घुमा देती है और फिर बाहर से खींच लेती है, चाबी अंदर की तरफ है। और उसके बाद वो माँ के ही फोन लेती है, उससे पहले कमरे में ही, और माँ के ही फोन से 3 मैसेज करती है। मतलब एक मैसेज 3 लोग, एक अपने पापा को, एक अपने मामा को और एक अपनी चाची को। और इन तीनों मैसेज में सिर्फ वो वही 2 लाइन लिखती है कि मैंने सब कुछ करने की कोशिश की, मगर अब मैं छोड़कर जा रही हूं। उस बच्ची के दिमाग में यह था कि ये शायद सुसाइड के लाइन है। उस बच्ची के दिमाग में था कि गला घोटने से मौत होती है, सुसाइड भी दिखा सकते हैं, कई पिक्चर सीरियल में देखा होगा। और ये मैसेज किया, जिसके बाद फिर मामा घर पहुंचे, फिर पुलिस को फोन किया। अभी जब सारी कहानी आई उसके बाद सारे फिंगरप्रिंट्स भी मैच कर गए, लेकिन गुड़िया की उम्र 15 साल थी। पुलिस ने उसको फिर कस्टडी में लिया, और कस्टडी में लेने के बाद उसको बालिका सुधार केंद्र भेज दिया गया। लगभग अभी साल भर हो रहे, ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक गुड़िया को रहना है। लेकिन इससे पहले भी हमने आपको कहानी सुनाई कैसे वो लखनऊ पबजी केस में उस बेटे की, हालांकि उसमें कई कहानियां आ रही हैं और अभी तक उसका कुछ फाइनल नहीं आया, जब आएगा अपडेट दूंगा। और यहाँ की माँ अपनी बेटी को पढ़ने के लिए टोकती है, मारती है, डांटती है, और बेटी को इतना गुस्सा आता है कि सिर्फ 15 साल की उम्र में अपनी माँ का ही खून कर देती है। आसपास